राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे घर से भागने वाली बेटियों के लिए एक कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ट्रेन के एसी कंपार्टमेंट में मेरे सामने की सीट पर एक लड़की बैठी थी। लड़की ने मुझसे पूछा, हेलो, क्या आपके पास इस मोबाइल की सिम निकालने की पिन है? उसने अपने बैग से फोन निकाला। वह नया सिम कार्ड उसमें डालना चाहती थी, लेकिन सिम स्लॉट खोलने के लिए पिन की जरूरत पड़ती थी, जो उसके पास नहीं थी। मैंने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने क्रॉस बैग से पिन निकालकर उस लड़की को दे दी। लड़की ने थैंक्स कहते हुए मुझसे पिन ले ली और सिम डालकर पिन मुझे वापस कर दी। थोड़ी देर बाद वो लड़की इधर उधर ताकने लगी और मुझसे जो रहा नहीं गया। मैंने पूछ लिया, कोई परेशानी है? तो वो लड़की बोली, सिम स्टार्ट नहीं हो रही है। मैंने मोबाइल मांगा, उसने दे दिया। मैंने उससे कहा कि सिम अभी एक्टिवेट नहीं हुई है, थोड़ी देर में हो जाएगी और एक्टिवेट होने के बाद आईडी वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। उस लड़की ने मुझसे पूछा, आईडी वेरिफिकेशन क्यों? तो तब मैंने कहा, आजकल सिम वेरिफिकेशन के बाद ही एक्टिव होती है। जिस नाम से ये सिम उठाई गई है उसका ब्यौरा पूछा जाएगा, बता देना। लड़की मन मन में बुदबुदाई, ओहो, तो ये होता है। मैंने उस लड़की को दिलासा देते हुए कहा, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। वो अपने एक हाथ से दूसरा हाथ दबाती रही, मानो किसी परेशानी में हो। मैंने फिर बड़ी विनम्रता से कहा, आपको कहीं कॉल करना हो तो मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर लीजिए। लड़की ने कहा, जी फिलहाल नहीं, और उसने कहा थैंक्स, लेकिन यह सिम किस नाम से खरीदी गई है मुझे ये नहीं पता है। तब मैंने कहा, एक बार एक्टिवेट होने दीजिए, जिसने आपको यह सिम दी है उसी के नाम की होगी। उसने कहा, ओके, कोशिश करते हैं। मैंने पूछा, आपका स्टेशन कहाँ है? तो उस लड़की ने कहा, दिल्ली। और मुझसे पूछा, आपका? तो मैंने उस लड़की से पूछा कि मैं दिल्ली ही जा रहा हूँ, एक दिन का काम है। और आप दिल्ली में रहती हैं या? तो उस लड़की ने बोली, नहीं, दिल्ली में मेरा कोई काम नहीं है, ना ही मेरा घर है वहाँ पर। तो मैंने फिर उससे उत्सुकतावश पूछा, तो वो बोली, दरअसल ये दूसरी ट्रेन है जिसमें आज मैं हूँ और दिल्ली से तीसरी गाड़ी पकड़नी है, फिर हमेशा के लिए आजाद। लेकिन मैंने उससे पूछा, किस तरह की कैद से आजाद हो? मुझे फिर जिज्ञासा हुई कि यह किस कैद में थी, ये कमसिन अल्हड़ सी लड़की जो बोल रही है कि आजाद। तब वह लड़की बोली, उसी कैद में थी जिसमें हर लड़की होती है, जहाँ घर वाले कहें शादी कर लो, जब जैसा कहें वैसा करो। मैं घर से भाग चुकी हूँ। मुझे उस लड़की की बात पर बड़ा ताज्जुब हुआ, मगर अपने ताज्जुब को मैं छुपाते हुए हंसते हुए उससे पूछा, अकेली भाग रही हो आप? आपके साथ तो कोई नजर भी नहीं आ रहा। तो वो लड़की बोली, अकेली नहीं, साथ में है कोई। मेरे प्रश्न खत्म नहीं हो रहे थे। दिल्ली में एक और ट्रेन पकड़ूंगी, फिर अगले स्टेशन पर वो जनाब मिलेंगे, उसके बाद किसी को नहीं मिलेंगे हम। तो मैंने मन में सोचा, यह तो प्यार का मामला है। तो उसने कहा, जी। मैंने उसे बताया कि उस लड़की से बातचीत करते हुए मैं भी अब थोड़ा सा उसके बारे में जानने लगा। मैंने भी उसे बताया कि मैंने लव मैरिज की है। यह बात सुनकर वह लड़की बड़ी खुश हुई, बोली, वाह, कैसे, कब? लव मैरिज की बात सुनकर वो मुझसे बात करने में रुचि लेने लगी। मैंने कहा, कब, कैसे, कहाँ, वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप बताओ आपके घर में कौन कौन है? उस लड़की ने होशियारी बरतते हुए कहा, वो मैं आपको क्यों बताऊं? मेरे घर में कोई भी हो सकता है, मेरे पापा, माँ, भाई, बहन, या हो सकता है भाई ना हो, सिर्फ बहनें हो, या ये भी हो सकता है कि बहनें ना हो
और 2-4 गुस्सा करने वाले बड़े भाई हों। मतलब मैं बोला, मैं आपका नाम नहीं पूछ सकता। मैंने काउंटर मारा तो वो बोली, कुछ भी नाम हो सकता है मेरा, टीना, मीना, रीना, कुछ भी। क्योंकि वह लड़की बहुत बातूनी थी। वो थोड़ी इधर उधर की बातें करने के बाद मुझे उसने टॉफी दी, जैसे छोटे बच्चे को देते हैं क्लास में। बोली, आज मेरा बर्थडे है। मैंने उसकी हथेली से टॉफी उठाते हुए बधाई दी और पूछा, कितने साल की हो गई हो? तो वो लड़की झट से बोली, 18 की हो गई हो। मतलब? मैंने कहा, भागकर शादी करने की कानूनी उम्र हो गई है आपकी। वो लड़की हंसने लगी और कुछ ही देर में काफी फ्रैंक हो चुके थे हम दोनों, जैसे बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हों। मैंने उसे बताया कि मेरी उम्र 35 साल है, यानी मैं तुमसे 17 साल बड़ा हूँ। उसने चुटकी लेते हुए कहा, लग तो नहीं रहे हो। मैं मुस्कुरा दिया। मैंने उससे पूछा, अच्छा बताओ, तुम घर से भागकर आई हो? तुम्हारे चेहरे पर चिंता का जरा भी निशान नहीं है। इतनी बेफिक्री मैंने पहली बार देखी है। खुद की तारीफ सुनकर वह लड़की खुश हो गई। बोली, मुझे उन जनाब ने, मतलब जो उसके लवर हैं, पहले ही समझा दिया था कि जब घर से निकलो तो बिल्कुल बिंदास रहना, घर वालों के बारे में बिल्कुल मत सोचना, अपना मूड मत खराब करना, सिर्फ मेरे और हम दोनों के बारे में सोचना। और मैं वही कर रही हूँ। मैंने फिर चुटकी लेते हुए उस लड़की से कहा, उसने तुम्हें मुझ जैसे अनजान मुसाफिर से दूर रहने की सलाह नहीं दी? तो उस लड़की ने हंसकर जवाब दिया, नहीं, शायद वो भूल गया होगा। यह बताना। मैंने उसके प्रेमी की तारीफ करते हुए कहा, वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफी टैलेंटेड है। उसने किस तरह से तुम्हें अकेले घर से रवाना किया, नई सिम और मोबाइल दिया, 3 ट्रेनें भी बदलवाई ताकि कोई ट्रैक ना कर सके। वेरी टैलेंटेड पर्सन। वह लड़की ने जो हामी भरी और बोली, बहुत टैलेंटेड है वो, उसके जैसा कोई नहीं है। मैंने उस लड़की को बताया कि मेरी शादी को 10 साल हुए हैं, एक बेटी है 8 साल की मेरी, और एक बेटा है 1 साल का। ये देखो, मैंने उन दोनों की तस्वीर जो मेरे फोन में थी, मेरे बच्चों की, उनकी तस्वीर मैंने उस लड़की को दिखाई तो उस लड़की के मुंह से निकल गया, सो क्यूट। तब मैंने उस लड़की को बताया कि जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तब मैं कुवैत में था, एक पेट्रो कंपनी में बहुत अच्छी जॉब थी मेरी और बहुत ही अच्छी सैलरी थी। फिर कुछ महीनों बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी और अपने ही कस्बे में काम करने लगा। उस लड़की ने मुझसे पूछा, जॉब क्यों छोड़ दिया आपने? तब मैंने कहा कि जब मैंने अपनी बच्ची को, जो मेरी बेटी पैदा हुई थी, उसको जब पहली बार गोद में उठाया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया मेरे हाथों में है। 30 दिन की छुट्टी पर मैं उस समय अपने घर आया था और वापस जाना था, लेकिन मैं वापस नहीं जा सका। इधर बच्ची का बचपन खर्च होता रहे और उधर मैं पूरी दुनिया कमा लूं, तब भी घाटे का सौदा है। मेरी 2 टके की नौकरी, मेरे बच्ची के बचपन, उसका तो लाखों का था। तो उसने पूछा, बीवी बच्चों को साथ नहीं ले जा सकते थे? लड़की तुरंत बोली। तो मैंने कहा, काफी टेक्निकल मामलों से गुजरकर एक लंबे समय बाद रख सकते हैं। वहां पर बीवी बच्चों को उस वक्त यह मुमकिन नहीं था। मुझे दोनों में से एक को चुनना था, आलीशान रहन सहन के साथ नौकरी या परिवार। तब मैंने बहुत सोच समझकर अपने परिवार को चुना। अपनी बेटी को बड़ा होते देखने के लिए मैं कुवैत वापस गया था, लेकिन अपना इस्तीफा देकर वापस लौट आया। वह लड़की कहने लगी, वेरी इम्प्रेसिव। मैं मुस्कुराकर खिड़की की तरफ देखने लगा। फिर वह लड़की मुझसे पूछने लगी, अच्छा बताइए, आपने तो लव मैरिज की थी, है ना? फिर आप भागकर कहाँ गए, कैसे रहे और कैसे गुजरा वो वक्त? उसके हर सवाल और हर बात में मुझे महसूस हो रहा था कि यह लड़की लड़कपन के शिखर पर है, बिल्कुल ना समझ और मासूम, मेरी छोटी बहन सी। मैंने उसे बताया कि हमने भागकर शादी नहीं की और ये भी है
कि जो मेरी पत्नी के पापा थे, उन्होंने मुझे पहली नज़र में ही जो सख्ती से रिजेक्ट कर दिया था। तब वह लड़की कहने लगी, उन्होंने आपको रिजेक्ट क्यों किया? तब मैंने कहा, रिजेक्ट करने का कुछ भी कारण हो सकता था, मेरी जाति, मेरा काम, घर, परिवार। तो वह लड़की कहने लगी, बिल्कुल सही। और फिर आगे पूछने लगी, फिर आपने क्या किया? तब मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, उसके पिता ने रिजेक्ट कर दिया। वहीं से मैंने अपने बारे में अलग से सोचना शुरू कर दिया था। खुशबू, जो मेरी पत्नी का नाम है, खुशबू ने मुझसे कहा था कि चलो भाग चलते हैं। मेरी जो पत्नी थी मुझे बार बार कह रही थी कि मुझे यहाँ से कहीं भगा ले चलो, लेकिन मैंने दो टूक मना कर दिया था। वो 2 दिन तक लगातार जोर देती रही कि चलो भाग चलते हैं, पर मैं मना करता रहा। मैंने उसे समझाया कि देखो खुशबू, भागने वाले जोड़े में लड़के की इज्जत पर तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लड़की के पूरे कुल की इज्जत धूल में मिल जाती है। भगाने वाला लड़का तो उसके दोस्तों में हीरो माना जाता है, लेकिन उसके विपरीत जो लड़की अपने प्रेमी के संग भाग रही है वो उल्टा कहलाती है। मोहल्ले के लड़के उसे चालू कहने लगते हैं। बुराइयों के तमाम शब्द, जो भी गलत से गलत वर्ड होता है, उस लड़की के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। भागने वाली लड़की आगे चलकर चाहे 60 साल की बुढ़िया भी हो जाएगी, तब भी जवानी में किए गए उस कांड का कलंक उसके माथे पर से नहीं मिटता। मैं मानता हूँ कि लड़का लड़की को तोलने का ये दोहरा मापदंड गलत है, लेकिन हमारे समाज में तो यही है। ये नज़रिया गलत है, मगर सामाजिक नज़रिया तो यही है। वो अपने नीचे का होठ अपने दांतों से काटने लगी। उसने फिर पानी की बोतल का ढक्कन खोलकर एक घूंट पानी पिया। फिर मैंने उससे कहा, अगर मैं उस दिन उसे भगाकर ले जाता तो उसकी माँ को शायद कई दिनों तक पानी भी नहीं पीती। इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं ऐसा काम करूं। मैं जिससे प्रेम करूं उसके माँ बाप मेरे माँ बाप के समान ही तो हुए, चाहे शादी हो चाहे ना हो। कुछ पल के लिए वो लड़की सोच में पड़ गई, लेकिन मेरे बारे में वह और अधिक से अधिक जानना चाहती थी। फिर उस लड़की ने पूछा, फिर आपकी शादी कैसे हुई? फिर मैंने उसे बताया कि खुशबू की सगाई कहीं और कर दी गई थी। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा था। खुशबू और उसके मंगेतर की बातें भी होने लगी थी फोन पर, लेकिन जैसे जैसे शादी नज़दीक आने लगी, उन लोगों की डिमांड बढ़ने लगी थी। डिमांड मतलब? लड़की ने मुझसे फिर से पूछा। तब मैंने बताया, डिमांड एक ही मतलब होता है उसका, दहेज की डिमांड। परिवार में सबको सोने के बने तोहफे दो। दूल्हे को लग्जरी कार चाहिए थी, सास और ननंद को लग्जरी नेकलेस दो सोने चांदी के, वगैरह वगैरह। और बोले कि हमारे यहाँ पर रीत है। लड़का भी इस रीत की अदायगी के पक्षधर में था। लड़का भी चाहता था कि उसे अच्छा दहेज मिले और समाज में उसका जो सम्मान बने, क्योंकि जिसे दहेज ज़्यादा मिलता है तो लोग उसे बड़ी अच्छी नज़रों से देखते हैं कि देखो इसे कितना दहेज मिला है। वो सगाई फिर मैंने तुड़वा डाली। इसलिए नहीं सिर्फ मेरी शादी उससे हो जाए, बल्कि ऐसे लालची लोगों में खुशबू कभी खुश नहीं रह सकती थी, ना ही उसका परिवार खुश रह सकता था। फिर किसी तरह घर वालों को समझा बुझाकर मैं फ्रंट पर आ गया और हमारी शादी हो गई। यह सब किस्मत की बात थी। तब वह लड़की बोली, चलो अच्छा हुआ आप मिल गए, वरना वो गलत लोगों में फंस जाती। मैंने कहा, जरूरी नहीं कि माता पिता का फैसला हमेशा सही हो, और यह भी जरूरी नहीं कि प्रेमी जोड़े की पसंद सही हो। दोनों में से कोई भी गलत या सही हो सकता है। काम की बात तो यह है कि कौन ज़्यादा वफादार है। लड़की ने फिर से पानी का घूंट लिया और फिर
और मैंने भी लड़की से जो तर्क दिया कि हमारा फैसला गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, उन्हें गलानी नहीं होनी चाहिए, उन्हें अपने मन में अफसोस नहीं होना चाहिए। मैंने कहा फैसला ऐसा हो जो दोनों का हो, बच्चों और माता पिता दोनों की सहमति हो, वो सबसे सही है। मैंने कहा बुरा मत मानना, लेकिन मैं कहना चाहूँगा तुम्हारा फैसला तुम दोनों का है, जिसमें तुम्हारे पेरेंट्स शामिल नहीं है, ना ही तुम्हें इश्क का असली मतलब पता है। अभी लड़की ने फिर मुझसे पूछा क्या है इश्क का सही अर्थ। तब मैंने उस लड़की से कहा तुम इश्क में हो, तुम अपना सब कुछ छोड़कर चली आई हो, यह सच्चा इश्क है। तुमने दिमाग पर जोर नहीं दिया, ये इश्क है। फायदा नुकसान नहीं सोचा, यह इश्क है। तुम्हारा दिमाग दुनियादारी के फितूर से बिल्कुल खाली था, उस खाली जगह में इश्क का फितूर भर दिया गया। जिस जनाब ने इश्क को भरा, क्या वो इश्क में नहीं है? यानी तुम जिसके साथ जा रही हो वो इश्क में नहीं है, बल्कि वो होशियारी और हीरोगिरी में है। जो इश्क में होता है वो इतनी प्लानिंग नहीं कर पाता, 3 ट्रेनें नहीं बदलवाता, उसका दिमाग इतना काम नहीं कर पाता। कोई कहे मैं आशिक हूँ और वो इतना सातिर भी हो, यह तो नामुमकिन है। मजनू इश्क में पागल हो गया था, लोग पत्थर मारते थे उसे इश्क में, उसकी पहचान तक मिट गई। उसे दुनिया मजनू के नाम से जानती थी, जबकि उसका असली नाम कैस था, जो नहीं इस्तेमाल किया जाता, उसका मजनू नाम ही लोग जानते हैं। वो सातिर होता तो कैसे मजनू बन पाता? फराद ने सीरी के लिए पहाड़ों को खोदकर नहर निकाल डाली थी और उसी नहर में उसका लहू बहाया था। वो इश्क था। इश्क में कोई फकीर हो गया, कोई जोगी हो गया। किसी मांझी ने पहाड़ तोड़कर रास्ता निकाल लिया, किसी ने अतिरिक्त दिमाग नहीं लगाया, चालाकी नहीं की। लालच और हवस और हासिल करने का नाम इश्क नहीं है। इश्क समर्पण करने को कहते हैं, जिसमें इंसान सबसे पहले खुद का समर्पण करता है, जैसे तुमने किया। लेकिन तुम्हारा समर्पण हासिल करने के लिए था, यानी तुम्हारे इश्क में लालच की मिलावट हो गई। तब उस लड़की ने अचानक से कहीं खो सी गई। उसकी खिलखिलाहट और खिलंदड़पन एकदम से खामोशी में बदल गया। मुझे लगा मैं कुछ ज्यादा बोल गया हूँ, फिर भी मैंने जारी रखा बोलना। मैंने कहा प्यार तुम्हारे पापा तुमसे करते हैं, कुछ दिनों बाद देखना जब उन्हें पता चलेगा उनकी बेटी घर से भाग गई, उनका वजन भी आधा हो जाएगा। तुम्हारी माँ कई दिनों तक खाना नहीं खाएगी और ना ही पानी पिएगी, जबकि आपको अपने आशिक को आजमा कर देख लेना, ना तो उसकी सेहत पर फर्क पड़ेगा ना ही दिमाग पर। वो तो अक्लमंद है, इसलिए अच्छी सोच लेता है। आजकल गली मोहल्ले के हर तीसरे लौंडे लपाटे को जो इश्क हो जाता है वो इश्क नहीं है, वो सिनेमा जैसा कुछ है, एक तरह की स्टंट बाजी, डेयरिंग, अलग कुछ करने का फितूर और कुछ नहीं। लड़कों का फितूर है और कुछ नहीं होता। लड़की का एकदम से चेहरे का रंग बदल गया, ऐसा लग रहा था वो अब यहाँ नहीं है। उसका दिमाग किसी अतीत में टहलने निकल गया। फिर मैं भी अपने फोन को स्क्रॉल करने लगा, लेकिन मन की इंद्री उसी की तरफ टिकी हुई थी। थोड़ी देर में उसका और मेरा स्टेशन आ गया। बात कहाँ से निकली थी और कहाँ पहुँच गई, तभी उसके मोबाइल पर मैसेज टोन बजी। देखा सिम एक्टिवेट हो चुकी थी। उसने चुपचाप बैग में से आगे का टिकट निकाला और फाड़ दिया और मुझे कहा कि मुझे एक कॉल करना है। तभी मैंने अपना मोबाइल फ़ोन उसे दे दिया। उसने नंबर डायल करके कहा सॉरी पापा, और सिसक सिसक कर रोने लगी। सामने से पिता भी फ़ोन पर बेटी को संभालने की कोशिश में लगा हुआ था। लड़की ने कहा पिताजी
आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं घर आ रही हूँ। दोनों तरफ से भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा। हम ट्रेन से उतरे। उसने फिर से पिन मांगी। उस लड़की ने कहा कि फिर से पिन दे दीजिए। मैंने पिन दे दी। उसने मोबाइल से सिम निकाल कर तोड़ दी और पिन मुझे वापस कर दिया। कहानी का अंत तक पढ़ने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद। देश की सभी बेटियों को समर्पित है यह कहानी। कहीं भी ऊंचा नीचा कदम उठाने से पहले उन्हें 10 बार सोचना चाहिए। माँ बाप उन्हें जन्म देकर बड़े अरमानों से पालते हैं और वो लड़कियां अपना आगा पीछा सोचे बिना ऐसे खतरनाक कदम उठा लेती हैं जिनकी शिकार हो जाती हैं। अगर कोई बात ऐसी है तो सबसे पहले अपने माता पिता से बात करें और जैसा वो कहें वैसा मान लें। कोई भी बात अपने माता पिता से नहीं छुपानी चाहिए। कोई भी माता पिता अपने बच्ची को खुश देखना चाहता है, वह कभी भी उसकी खुशियों में रोड़ा नहीं बनते। अपनी बेटी को बड़े अरमानों से पालते हैं, लेकिन जब बेटियां गलत कदम उठा लेती हैं तो उनके माता पिता जीते जी मर जाते हैं। समाज में उनकी गर्दन झुक जाती है। वो सबके सामने अपने आप को बड़ा बेइज्जत महसूस करते हैं। समाज उन्हें बोलने लायक नहीं रहने देता और वे बेचारे गर्दन झुकाकर चलते हैं। दोस्तों, कभी भी मेरा देश की बेटियों से निवेदन है कि अपने माँ बाप की गर्दन हमेशा ऊंची रखें ताकि सब गर्व से कहें कि ये हमारी बेटियां हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।